हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे क्लास 11th का एक और धराटेदार चैप्टर जिसका नाम है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप सबका स्वागत करता हूं मैं ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोग लेकर आता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड वीडियोस, ह्यूमैनिटीज के हर सब्जेक्ट के वीडियोस, बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, बहुत सारे अपडेट्स। और आप सबकी हेल्प करता है आपके एग्जाम में मार्क्स को रेज करवाने में और आपका एग्जाम क्लियर करवाने में। तो क्या आप सब लोग रेडी है? अगर रेडी है तो फटाफट से दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि सर एकदम रेडी है हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं बिल ऑफ राइट्स से। देखते हैं कि बिल ऑफ राइट्स आखिर में होता क्या है, राइट्स क्या होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बिल ऑफ राइट्स, अ लिस्ट ऑफ राइट्स मेंशन्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि वो सारे के सारे राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं और वो सारे के सारे राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जिनको प्रोटेक्ट करता है, वो सारे अधिकार जिसको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बिल ऑफ राइट्स, तो सीधा सीधा आंसर क्या बताएंगे अपन, सीधा सीधा बोलेंगे अ लिस्ट ऑफ राइट्स मेंशन्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नोन एज बिल ऑफ राइट्स। आगे आते, देखिए जरा क्या बता रहा है। अ डेमोक्रेसी मस्ट एंश्योर दैट इंडिविजुअल्स हैव सर्टेन राइट्स एंड दैट द गवर्नमेंट विल ऑलवेज रिकॉग्नाइज दीज राइट्स। डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में सब लोगों को आश्वासन होना चाहिए कि भैया हमारे पास फंडामेंटल राइट्स या हमारे पास राइट्स है। राइट्स लीगल राइट्स की तरह भी हो सकते हैं हमारे पास और फंडामेंटल राइट्स की तरह भी हो सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, लीगल राइट्स क्या होते हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन ये क्या बोल रहा है, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जो राइट्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड राइट्स होने चाहिए। गवर्नमेंट इंश्योर करनी चाहिए कि हर एक बंदे को, हर एक व्यक्ति को जो कि इंडिया की धरती पर रह रहा है, उस सबके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो राइट्स को प्रोटेक्ट कौन करेगा, गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो वही क्या करेगा, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। आगे आते, देखिए क्या बता रहा है। prohibits government from thus acting against the rights of individuals and ensures a remedy in case there is violation of these rights। ये बोल रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों को बहुत सारे राइट्स देता है। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में बात करता है, तो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। पता है हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। और ये जो फंडामेंटल राइट्स है हम लोगों के सबके पास है और हमसे ये फंडामेंटल राइट्स, इसको फंडामेंटल क्यों बोला जाता है, मौलिक अधिकार क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये राइट्स हमसे हमारी गवर्नमेंट भी नहीं छीन सकती है। सबसे पहली चीज़, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन करने की कोशिश करेगी हमारे राइट्स की, लेकिन गवर्नमेंट भी क्या नहीं कर सकती, हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे नहीं छीन सकती। और अगर बाय चांस तुमसे कोई तुम्हारा फंडामेंटल राइट छीन लेता है तो क्या होगा, तुम लोग रेमेडी भी मांग सकते हो। रेमेडी का मतलब क्या, कि भैया हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, हमें अपना राइट वापस दे दो। सर कौन इंश्योर करता है कि आपका राइट, आपका अधिकार आपको वापस मिलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एंड द हाईएस्ट प्लेस ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो अगर तुम्हारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाता है तो क्या कर सकते हो, छीन सकते हो वापस। आगे आते, देखिए जरा आगे क्या बता रहा है। फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, आइए जरा देखते हैं। द मोतीलाल नेहरू कमिटी हैड डिमांडेड अ बिल ऑफ राइट्स एज फार बैक एज इन 1928। 1928 की बात करें तो 1928 में सबसे पहली बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट बना था। क्या बना था, ब्लूप्रिंट बना था ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बना था, ब्लूप्रिंट बना था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सर क्या होता है ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट का मतलब कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए वो हम लोगों ने बता दिया था। ठीक है, कब बनाया गया था, 1928 में बनाया गया था। सर इस ब्लूप्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते थे, इसको कहते थे नेहरू रिपोर्ट। क्या कहते थे, नेहरू रिपोर्ट। सर नेहरू रिपोर्ट क्यों कहा जाता था इसको, नेहरू रिपोर्ट इसलिए कहा जाता था बिकॉज ये नेहरू रिपोर्ट बनाते हुए जो हेड थे हमारे, उनका नाम था मोतीलाल नेहरू। क्या नाम था उनका, मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू वॉज द फादर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। डन है, क्लियर है, 100% सही है। आगे आते, द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड द राइट्स दैट वुड बी स्पेसिफिकली प्रोटेक्टेड एंड कॉल्ड देम फंडामेंटल राइट्स। अब देखो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, अपने पास 2 तरीके के राइट्स है, एक लीगल राइट्स है और एक फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स अलग से लिखे गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि उसका वायलेशन नहीं हो सकता। तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स तुमसे गवर्नमेंट भी नहीं छीन सकती, बाकी आम आदमी तो छोड़ ही दो। ठीक है, और
कॉन्स्टिट्यूशन खुद उन राइट्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। आगे आते, फंडामेंटल राइट्स आर सो इंपॉर्टेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेपरेटली लिस्टेड देम एंड मेड स्पेशल प्रोविजंस फॉर देयर प्रोटेक्शन। ये क्या बोल रहा है, फंडामेंटल राइट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, सिर्फ उसको लिस्ट नहीं करता बल्कि उसको प्रोटेक्ट करने की भी बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, संविधान कहता है हमारा कि अगर तुम्हारा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाए तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, तुम्हारा राइट वापस दिलवाऊंगा। किसके थ्रू, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। आगे आते, the fundamental rights are so important that the constitution itself ensures that they are not violated by the government। और fundamental right इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात करेंगे कौन से फंडामेंटल राइट्स है, पूरे पार्ट 3 की बात करेंगे। लेकिन ये क्या हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट भी तुमसे छीन नहीं सकती है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद क्या कर रखा है, इसको फंडामेंटल बना रखा है, इसको मौलिक बना रखा है ताकि गवर्नमेंट तुमसे छीन ना सके। क्लियर है, पक्की बात है। आगे है, चलिए आगे आते हैं। ऑर्डिनरी राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स, ये बोल रहा है कि ऑर्डिनरी राइट्स क्या होते हैं और फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूँ राइट टू इक्वालिटी, तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक चलता है। ठीक है, ये क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है ना। तुम्हारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, तुम्हारे साथ कोई छुआछूत नहीं करेगा, अनटचेबिलिटी वाली फीलिंग नहीं इंश्योर कर सकता कोई। ठीक है, और क्या, बहुत सारी चीज़, कोई तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, है ना। लॉ के सामने सब लोग बराबर है, ये क्या है, फंडामेंटल राइट। ये फंडामेंटल राइट तुमसे कोई भी छीन नहीं सकता। लेकिन अगर मैं बात करूँ राइट टू प्रॉपर्टी की, ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था। याद रखना राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले क्या था, अर्लियर इट वॉज अ फंडामेंटल राइट। कौन से आर्टिकल में आता है, ये आर्टिकल 31 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता था। ठीक है, फिर इसको हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से, और फिर क्या किया गया, एक नया आर्टिकल लाया गया, आर्टिकल 300A, और इसमें ऐड करा गया राइट टू प्रॉपर्टी को। ठीक है, मैंने क्या बोला आप लोगों को, पहले ये क्या था, फंडामेंटल राइट था। फंडामेंटल राइट कहाँ पर लिखे हुए, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 36 तक चलता है, आर्टिकल नंबर 35 तक चलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 15 के बीच में जितने भी आर्टिकल्स आएंगे, जितने भी फंडामेंटल राइट्स आएंगे, उसको तुमसे कोई भी छीन नहीं सकता। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 आता था सर, इसको क्यों हटाया गया? इसको इस वजह से हटाया गया क्योंकि हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। कैसी प्रॉब्लम्स? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये तुम्हारा घर है और इस घर में तुम लोग रहते हो, ठीक है, और आजू बाजू की जमीन जो है बिल्कुल खाली है, तुम्हारा अकेले का घर है यहाँ पर। ठीक है, सरकार को यहाँ से क्या करनी है, रोड बनानी है। सरकार वाले लोग तुम्हारे घर पे आए और तुम्हारे घर पे आके बोला कि भैया यार तुम्हारा घर बीच में पड़ रहा है, हमें रोड बनाना है, हाईवे बनाना है यहाँ पर। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, तुम्हारी ये वाली जगह चाहिए, तो एक काम करो, तुम कहीं और पर घर देख लो। ठीक है, जितनी भी इस घर की, इस ज़मीन की कीमत है, उतना पैसा हम आपको, उतना नहीं, उसका 2 गुना 3 गुना पैसा हम आपको दे देते हैं। तुमने कहा अरे हम तो मोइन सर से पढ़ के आए पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, हमें पता है कि ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 31, हमसे कोई नहीं छीन सकता, गवर्नमेंट भी नहीं। तो क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट की चीज़ें रुक जाएगी। अरे बोलो बाबा, नहीं रुकेगी क्या? डेवलपमेंट की चीज़ें रुक जाएगी। इसी वजह से क्या कर दिया गया, आर्टिकल 31 को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और इसको एक लीगल राइट या एक ऑर्डिनरी राइट बना दिया गया। मतलब हमारे पास राइट तो है, अधिकार तो है, किस चीज़ का, घर लेने का, प्रॉपर्टी लेने का, लेकिन अगर सरकार मांगे तो देने पड़ेंगे, सरकार उसके अगेंस्ट में तुम्हें मुआवजा देगा। क्लियर, पक्की बात है। आगे चलते देखिए क्या बता रहा है ऑर्डिनरी। अच्छा, ऑर्डिनरी लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय द ऑर्डिनरी लॉ। फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। ये बोल रहा है कि लीगल राइट्स जो होते हैं तुम्हारे, ऑर्डिनरी लीगल राइट्स, वो क्या है, वो साधारण तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ट्रिपल तलाक क्या है, साधारण तौर पर बनाया गया है एक। ठीक है, पार्लियामेंट ने लॉ पास कर दिया, लॉ बन गया। ठीक है, अब जो भी तलाक बोलेगा उसको उठा के 3 साल के लिए जेल में डाल देंगे, ऑर्डिनरी लॉ। ठीक है, और ये जो ट्रिपल तलाक का जो कानून है, इसको खत्म भी किया जा सकता है कि ना। लेकिन फंडामेंटल राइट्स गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको ना तो कोई क्या कर सकता है, छेड़ सकता है, ना ही इसको कोई हटा सकता है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, एक ऐसा इंटीग्रल पार्ट है जिसको कोई छेड़ नहीं सकता। क्लियर, आगे आते। ऑर्डिनरी राइट्स में बी चेंज्ड बाय द लेजिस्लेचर बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, बट अ फंडामेंटल राइट में ओनली बी चेंज्ड बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो जरा क्या बता रहा है, ये बोल रहा है कि अगर ऑर्डिनरी राइट है, इसको बड़ी इजीली चेंज कर सकते हैं हम लोग। कैसे चेंज करेंगे? हमारे पास लोकसभा है, हमारे पास राज्यसभा है,
हमारे पास प्रेसिडेंट है, ठीक है। लोकसभा में मान लो ट्रिपल तलाक वाला लॉ हम लोगों को थोड़ा सा चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेकर जाएंगे कहाँ पर, लोकसभा में। लोकसभा में जितने भी लोग बैठे हैं उसमें से 50% प्लस 1 बंदा बोलेगा कि भैया पास कर दो, ये पास हो जाएगा, राज्यसभा में चला जाएगा। राज्यसभा के 50% प्लस 1 बंदा बोल देगा कि भैया पास कर दो, ये पास हो जाएगा। प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट इसके ऊपर साइन कर देगा, जैसे प्रेसिडेंट साइन कर देगा लॉ चेंज हो गया। लेकिन फंडामेंटल राइट चेंज करने के लिए हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। सर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहाँ लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। फंडामेंटल राइट ऐसे ही चेंज नहीं कर सकते हम लोग। फंडामेंटल राइट चेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, संविधान को चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और संविधान को चेंज करने का क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले लोकसभा में आएगा। लोकसभा में ऑर्डिनरी लॉ को 50% प्लस 1 वोट चाहिए थे बस, है कि ना। अगर 100 लोग बैठे हैं तो 100 में से अगर 51 लोग बोलते कि भैया चेंज कर दो, तो चेंज हो जाता था, है कि ना, पास हो जाता था। लेकिन अगर हम लोगों को क्या करना है, फंडामेंटल राइट को चेंज करना है, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लोकसभा में लेकर आना पड़ेगा। लोकसभा राज्यसभा कहीं पर भी ला सकते हो। और फिर कितना स्पेशल मेजोरिटी चाहिए हम लोगों को, क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी। और स्पेशल मेजोरिटी क्या होते हैं, जितने भी लोग बैठे उसकी 2/3 मेजोरिटी चाहिए हम लोगों को, मतलब 67% मेजोरिटी, ठीक है। अगर 100 बंदा बैठा है लोकसभा में, तो 100 में से अगर 67 बंदा बोल दे कि भैया पास कर दो, ठीक है, तो वो पास होकर राज्यसभा में बैठे जाएगा। राज्यसभा के अगर 67% लोग बोल दे क्या कि भैया पास कर दो, तब जाके प्रेसिडेंट के पास जाएगा। और फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा, इसके ऊपर साइन करेगा, तब जाके वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान करा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करा जाएगा, और उसके बाद हमारा फंडामेंटल राइट चेंज हो सकता है। फंडामेंटल राइट चेंज करना इतना आसान नहीं है। क्लियर, पक्की बात है, ठीक है। एक और चीज़ याद रखना, मुझे आप लोग बताएंगे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कि प्रेसिडेंट, देखो जब तक बिल के ऊपर प्रेसिडेंट साइन नहीं करता तब तक लॉ नहीं बनता है वो, है ना। प्रेसिडेंट के साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसेंट। जब प्रेसिडेंट एसेंट देता है तब एक बिल लॉ बनता है। जब प्रेसिडेंट एसेंट देता है तब एक बिल क्या बनता है, लॉ बनता है। मुझे बताएंगे आप लोग कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में ये लिखा गया है कि प्रेसिडेंट एसेंट देगा, ठीक है। आप लोगों को नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। डन, आगे आते हैं, देखिए क्या बता रहा है आगे। Judiciary has the powers and responsibility to protect the fundamental rights from violations by actions of the government. Executive as well as legislative action can be declared illegal by the judiciary if these violates the fundamental rights or restrict them in an unreasonable manner. ये क्या बोल रहा है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दी है, जुडिशरी को दी है, यानी कि कोर्ट्स को दी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को दी है, सुप्रीम कोर्ट को दी है। अगर कोई भी ऐसा लॉ बनता है जो कि गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, कोई भी ऐसा फंडामेंटल राइट को छेड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो उनके एक्शंस को इलीगल ठहराया जाएगा। उनके एक्शंस को क्या ठहराया जाएगा, असंवैधानिक ठहराया जाएगा, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका मतलब क्या है, चाहे कोई एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेशन वाला कोई बंदा हो, लेजिस्लेशन मतलब क्या, लेजिस्लेटिव असेंबली वाला, पार्लियामेंट वाला कोई बंदा हो, पार्लियामेंट ने क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में कोई फंडामेंटल राइट बना दिया, फंडामेंटल राइट में चेंज ला दिया, तो सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, पिटाई लगा देगा अच्छे से, ठीक है, इनवैलिड ठहरा देगा कि भैया तुमने ये जो लॉ पास किया है या तुमने जो फंडामेंटल राइट छीन लिया है वो क्या है, कंप्लीटली इनवैलिड है। डन है, पक्की बात है। आगे आते हैं फंडामेंटल राइट्स। अब आते हैं हम लोग कि हमारे संविधान में कौन से फंडामेंटल राइट्स हम लोगों के पास है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसकी, राइट टू इक्वालिटी की। किसकी बात करते हैं, राइट टू इक्वालिटी की। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। आप लोग पूछ सकते हो मुझसे कि सर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आपने बताया था कि आर्टिकल नंबर 12 से ही स्टार्ट हो जाता है, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35, हाँ कि ना, फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। तो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 क्या है, तो आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन है कि एक स्टेट क्या होता है, और आर्टिकल 13 में लॉ की डेफिनेशन है कि लॉ क्या होता है, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरीज में वैसे नहीं आता, लेकिन पार्ट 3 का पार्ट है। आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है हमारा क्या, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14 से, ठीक है।
राइट टू इक्वालिटी हमारे पास सबसे पहला फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। क्या मतलब है इसका? इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि अगर मैं मोइन सर अगर किसी का मर्डर करता है, ठीक है, तब भी मुझे उतने ही साल की सजा मिलेगी जितना अगर तुम किसी का मर्डर करो तो मिलेगी, ठीक है। अगर प्रधानमंत्री मोदी किसी का मर्डर करते हैं तो उनको भी क्या उतने ही साल की सजा मिलेगी जितनी साल की सजा मुझे मिल रही है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या किसी का मर्डर करता है तो उसको उतनी साल की सजा मिलेगी जितनी साल की मुझे मिलेगी। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। दूसरी चीज, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस का मतलब क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस का मतलब यह है कि अगर तुमने गलती नहीं करी है तो भारत का कानून तुम्हें उसी तरीके से बचाएगा जैसे किसी बेगुनाह को क्या करता है? बचाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, आगे आते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इक्वल एक्सेस टू शॉप्स, होटल्स, वेल्स, टैंक्स, bathing ghats, roads, etc. Equality of opportunity in public employment, abolition of untouchability, abolition of titles। अब इसका क्या मतलब है? देखो सर ध्यान से, आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम लोग देखते हैं तो इसमें राइट टू इक्वालिटी की बात करी गई है कि लॉ सबके लिए लॉ सेम है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है और सब लोग लॉ के सामने बराबर है। आर्टिकल 15 की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 15 कहता है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात। किसकी बात करता है? राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की, भेदभाव के अगेंस्ट में बात करता है ये। सर किस चीज़ के ऊपर भेदभाव नहीं कर सकते? रिलीजन के बेसिस पे भेदभाव नहीं कर सकते, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, बर्थ प्लेस की बेसिस पे, ठीक है, शॉप्स की बेसिस पे, होटल्स की बेसिस पे, सबको क्या रहेगा? इक्वल एक्सेस रहेगा। रोड्स वगैरह सबके क्या है? बराबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आई क्या बता रहा है ये? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सब लोगों के पास अपॉर्चुनिटी भी सेम रहेगी। क्या रहेगी? अपॉर्चुनिटी भी सेम रहेगी। सर किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट जॉब्स की। ऐसा नहीं है कि एक कम्युनिटी को गवर्नमेंट जॉब्स इजीली मिल रही है, दूसरे कम्युनिटी को गवर्नमेंट जॉब्स ही नहीं मिल रही है, गड़बड़ हो जाएगी ऐसे, है कि ना? इंडिया में रहने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे किसी भी धर्म से हो, चाहे किसी भी कास्ट से हो, चाहे किसी भी क्या कलर का हो, चाहे किसी भी जेंडर का हो, उसके लिए, सबके लिए, किसी भी ट्राइब का हो, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज इक्वल है। लेकिन आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन की भी बात करता है। रिजर्वेशन की बात करता है। सर किसका रिजर्वेशन? रिजर्वेशन जो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड, एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड लोगों की भी बात करता है कि इन लोगों को रिजर्वेशन दे देना चाहिए, ठीक है, और सरकार इनको रिजर्वेशन दे भी देती है। फिर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 14, 15, 16 की बात करें हम लोगों ने, आर्टिकल 17 की बात करते हैं। आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी की बात करता है या एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। क्या होता है अनटचेबिलिटी? छुआछूत, आगे ना पहले के ज़माने में होता था क्या कि कोई अगर पिछड़े जाति का बंदा क्या करता था, किसी अपर कास्ट वाले बंदे को हाथ लगा देता था तो वो कहता था अरे अरे राम 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 राम, क्या हो गया ये, ठीक है, अब तो मुझे नहाना पड़ेगा, है ना? अनटचेबिलिटी, ठीक है, छुआछूत करते थे जो पहले लोग। तो हमारे संविधान ने क्या कर दिया? छुआछूत की बीमारी को कर दिया खत्म, एबोलिश कर दिया उसको। यही आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। पहले के लोग क्या करते थे? बड़े बड़े टाइटल्स लेते थे। कौन से टाइटल्स लेते थे? पहले के लोग टाइटल्स लेते थे देव पुत्र शाहनुशाही, है ना, और क्या लेते थे? देव नाम पियादस्सी, श्री श्री 1008, जिल्ले इलाही, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना? लेकिन अब सीन क्या? अब सीन ये है कि टाइटल्स एबोलिश कर दिए गए और बोला गया कि कोई भी बंदा टाइटल नहीं लगाएगा, अपने आप को बहुत बड़ा नहीं दिखाएगा, सिवाय इसके कि तुम लोग एजुकेशनल टाइटल्स ले सकते हो और तुम लोग मिलिट्री टाइटल्स रख सकते हो। उसके लिए तुम्हें उतना एजुकेशनली क्वालिफाइड होना पड़ेगा, है ना? जैसे पीएचडी तुमने कर लिया तो डॉक्टर लग जाएगा तुम्हारे नाम के आगे, एमबीबीएस कर लिया तो डॉक्टर लग जाएगा तुम्हारे नाम के आगे, है ना? तो तुम लोग क्या कर सकते हो? एजुकेशनल डिग्रीज लगा सकते हो और इसके साथ साथ तुम लोग क्या कर सकते हो? तुम लोग
अगर आर्मी में जनरल हो, मेजर हो, कैप्टन हो, तो वो वाली डिग्री आप लोग अपने नाम के आगे लगा सकते हो। उसके अलावा कोई भी डिग्री छत्रपति लगाना नॉट अलाउड। क्लियर? आ गया है? आ गया। चलो राइट टू फ्रीडम पे आते हैं। राइट टू फ्रीडम, तो अगला आर्टिकल जो हमारा आता है वो क्या है? राइट टू फ्रीडम आ रहा है। देखिए जरा, राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 से स्टार्ट होता है। ये आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, 19 से 22 तक चलता है वैसे ही। देखिए जरा क्या बता रहा है ये, राइट टू फ्रीडम, प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू। ठीक है, अब आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसमें ये 6 अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आजादी की बात करती है, लिबर्टी की बात करती है, राइट टू फ्रीडम की बात करती है। सर किस चीज का राइट टू फ्रीडम? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सबसे पहला क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या? तुम्हें जो चाहे तुम बोल सकते हो, तुम जो चाहे सोच सकते हो और वो सोच के बोल सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम्हें लग रहा है कि तुम क्या हो, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर हो, तो सपोर्ट में बोलो। तुम्हें अगर लगता है क्या तुम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में हो, तो अगेंस्ट में भी बोल सकते हो। तुम्हें लग रहा है गवर्नमेंट अच्छी बात कर रही है, तो अच्छा भी बोल सकते हो। तुम्हें लग रहा है गवर्नमेंट बुरी बात कर रही है, तो बुरा भी बोल सकते हो। तुम्हारे पे कोई रोक टोक नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा, असेंबल पीसफुली। असेंबल पीसफुली का मतलब क्या? मान लो कि तुम्हारा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है या तुम गवर्नमेंट के किसी चीज़ के अगेंस्ट में हो, ठीक है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो? तुम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हो। तो आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेस्ट का अधिकार भी दे रहा है, लेकिन पीसफुली, है ना। इकट्ठा हो, आराम से बैठो, नारे वगैरह लगाओ, नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट वगैरह करो। वो क्या है? वो अधिकार हम लोगों को आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस। हम लोग क्या बना सकते हैं? एसोसिएशंस बना सकते हैं, यूनियंस बना सकते हैं। ठीक है सर, क्या आप लोगों ने सुना होगा ना, लेबर यूनियन बनती है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा रेलवे यूनियन बनती है ना, मजदूर यूनियन बनती है। क्या है ये सब? ठीक है, तो हमारा क्या कर रहा है? हमारा जो संविधान है वो राइट टू फ्रीडम के तहत, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम लोगों को अधिकार दे रहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं? एसोसिएशंस या यूनियंस बना सकते हैं। आगे, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हम लोगों के पास क्या है? हमारे पास हमारा संविधान अधिकार दे रहा है हम लोगों को, हमें क्या दे रहा है? फ्रीडम दे रहा है। किस चीज़ की? टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की टेरिटरी जहाँ जहाँ तक फैली हुई है वहाँ तक अपन क्या कर सकते हैं? फ्रीली मूव कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर वाला बंदा कन्याकुमारी जा सकता है, ठीक है, वहाँ जाके रह सकता है, सेटल हो सकता है, सब कुछ कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकते हैं एक वन एरिया ऑफ द कंट्री से लेकर दूसरे एरिया ऑफ द कंट्री तक। रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। आ गया नेक्स्ट, रिसाइड एंड सेटल। ठीक है, मान लो मेरा दिल कर रहा है कि भैया अब तो मैं क्या करूँगा, मुझे जाकर क्या कहाँ रहना है, मुझे जाकर बिहार में रहना है, तो मैं जाकर बिहार में रह लूँगा। ठीक है, मेरा दिल कर रहा है कि मुझे जाकर गोवा में रहना है, मजे करना है, गोवा में जाकर रह लूँगा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि मुझे जो गोवा में जाकर सेटल हो जाना है, मैं सेटल हो जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? सिर्फ और सिर्फ फ्रीली मूव करने का अधिकार नहीं देता है, बल्कि अगर हम लोगों का दिल करे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कहीं पर भी जाकर सेटल भी कर सकते हैं अपने आप को। आगे आते हैं, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। और हमारा संविधान हम लोगों को क्या करता है? फ्रीडम देता है किस चीज़ की? कि भैया तुम लोगों को जो काम करना है वो काम करो। तुम्हें टीचर बनना है टीचर बनो, तुम्हें लेक्चरर बनना है लेक्चरर बनो, प्रोफेसर बनना है प्रोफेसर बनो, तुम्हें नाई बनना है नाई बनो, तुम्हें कॉबलर बनना है कॉबलर बनो, तुम्हें IAS ऑफिसर बनना है IAS ऑफिसर बनो, तुम्हें जो बनना है बन सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी की कोई जोर जबरदस्ती नहीं। ठीक है, तो ये 6 राइट्स आते हैं हमारे राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल नंबर 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 19 में। ठीक है, ये 6। ठीक है, तो पेपर में आता है ये वाला क्वेश्चन कि आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से 6 डिफरेंट राइट्स दिए गए हम लोगों को। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली, टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, टू freely move throughout the territory of India, to reside and settle in any part of India, and you can practice any profession. ठीक है, तो ये सारे के सारे राइट्स हम लोगों को मिलते हैं। आगे आते हैं, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू एजुकेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अब देखो जरा क्या है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। ये आर्टिकल नंबर हमारा आर्टिकल नंबर 20 है, आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये क्या बता रहा है कि अगर मान लो पुलिस वाले तुम्हारे पास आए, ठीक है, और तुम्हें अरेस्ट कर लिया, ठीक है, और तुम्हें उठा के डाल दिया जेल में, तो तुम्हें कोई भी उठा के ऐसे ही जेल में डाल नहीं सकता। सबसे पहले पुलिस वाले को क्या करना पड़ेगा? पुलिस वाले को बताना पड़ेगा कि भैया किस ग्राउंड पे तुम्हें पकड़ा गया। ठीक है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंसेस। तो तुम्हारे पास क्या? तुम्हारे पास राइट है अपने आप को डिफेंड करने का कि भैया मैंने खून नहीं किया, मैंने चोरी नहीं करी है,
मैंने छेड़खानी नहीं करी है, मैंने रेप नहीं किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो तुम्हारे पास क्या है, फुल प्रोटेक्शन रहेगी। तुम्हारे पास एक लॉयर दिया जाएगा, तुम्हें 24 घंटे के अंदर कहाँ पर कोर्ट के सामने पेश करा जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये तुम्हारे पास राइट्स है। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ की बात कर रहा है? आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहा है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। मतलब क्या, हम लोगों के पास जीने का अधिकार है। क्या किस चीज़ का अधिकार है? जीने का अधिकार है। और हमारे पास पर्सनल लिबर्टी है, पर्सनल फ्रीडम है। हमारा जो दिल चाहे करे, हमारा दिल कर रहा है पूरा रात सोने का, पूरा दिन सोने का, सोते रह रहे। हमारा दिल कर रहा है पूरी रात नहीं सोने का, पूरा दिन नहीं सोने का, पढ़ाई करने का, पढ़ाई कर सकते, पूरा दिन खेलने का, पूरा दिन खेलो, ठीक है। बस तुम्हारे फ्रीडम के चक्कर में किसी और को नुकसान नहीं होना चाहिए, ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन लिखा हो गया है हमारे आर्टिकल नंबर 21A में। आर्टिकल नंबर 21A में क्या लिखा गया है? राइट टू एजुकेशन की बात करी गई है, ठीक है। मतलब क्या, भारत का रहने वाला हर एक बच्चा, हर एक बंदे को पढ़ने का अधिकार है, ठीक है, एजुकेशन लेने का अधिकार है, ठीक है। आगे आते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, ठीक है। तुम्हारे पास कोई आता है और तुम लोगों को क्या करने लग जाता है? अरेस्ट करने लग जाता है। तो ये क्या है? गलत चीज़ है, ठीक है। आर्टिकल 20 में और 22 में क्या डिफरेंस है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। डिटेंशन क्या होता है ये भी सुन लो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्शंस आते हैं, तो इलेक्शंस के टाइम पीरियड में, इलेक्शन से 2-3 महीने पहले से ही क्या होता है, वो सारे लोग जो क्या है, क्रिमिनल्स वगैरह है, उनको क्या किया जाता है? उनको पहले ही उठा के जेल में डाल दिया जाता है, डिटेंशन के नाम पर, प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर, है ना। तो अगर पेपर में कभी क्वेश्चन आ जाए कि प्रिवेंटिव डिटेंशन कहाँ पर लिखा गया है, तो आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। क्या होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन? कि इलेक्शंस आने वाले, हाँ सबको पता है कि इलेक्शंस के टाइम पीरियड में बहुत गर्मा गर्मी हो जाती है, ठीक है। तो जो क्रिमिनल्स है, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत खराब है, इनको उठा के ऑलरेडी क्या कर दिया जाता है, 2-3 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाता है, ताकि बाहर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सके और दंगे वगैरह ना हो, ठीक है। लेकिन अगर तुम लोगों ने कुछ गलती नहीं करी है, तुम लोग प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे, पुलिस वाले ने तुम्हें उठा के डाल दिया जेल में, ठीक है, तो पुलिस वाले ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तुम्हारे पास प्रोटेक्शन है उस चीज़ का, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट है। तुम लोगों को सबसे पहले पुलिस वालों को ये बताना पड़ेगा कि किन ग्राउंड्स पे तुम लोगों को उठाया जा रहा है, किन ग्राउंड्स पे तुम्हें उठा के जेल में डाल दिया जा रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। 24 घंटे के अंदर कहाँ पर लेकर आना पड़ेगा? कोर्ट के सामने लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। और फिर कोर्ट के अकॉर्डिंग प्रोसीडिंग्स चलती रहेगी। आगे आते हैं हम लोग, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें आता है। देखिए जरा क्या होता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजार्डस जॉब्स। तो ये है आर्टिकल नंबर 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, और ये है आर्टिकल नंबर 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा। देखिए क्या बता रहा है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या, तुम किसी का ओवर यूज नहीं कर सकते, है ना। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। अब समझो ट्रैफिकिंग क्या होता है। बहुत सारी छोटी छोटी लड़कियां, है ना, बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा कि सेक्स रैकेट चलता है। सेक्स रैकेट क्या होता है? सेक्स रैकेट में क्या होता है, छोटी छोटी बच्चे को उठा लिया जाता है, ठीक है, उनको बड़ा किया जाता है खिला पिला के, ठीक है, और फिर उनको गलत कामों में लगा दिया जाता है। या फिर कई बार क्या होता है, कई बार कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, किसी की मजबूरी देखकर उनको, लड़कियों को उठा लेते हैं, ठीक है, उनके साथ रेप वगैरह करते हैं, और फिर जब उनका यूज़ हो जाता है, थक जाते हैं उससे, तो फिर आगे पास कर देते हैं किसी और को, और फिर वो लड़की ऐसे ही पास होती रहती है, ठीक है, और लड़की को खाना वगैरह मिलता रहता है, मजबूरी रहती है, तो वो कुछ बोल भी नहीं पाती। तो इसको बोलते हैं ट्रैफिकिंग। और सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होता, लड़कों के साथ भी होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये जो ट्रैफिकिंग है, ये क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि भैया ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगी, है ना। देखो क्या बोला इसने, लड़कियों की ट्रैफिकिंग नहीं बोला है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या, ना तो कोई लड़की को उठा के उसकी ट्रैफिकिंग करेगा, ना ही किसी लड़के को उठा के ट्रैफिकिंग करेगा, ना किसी थर्ड जेंडर वाले बंदे को उठा के ट्रैफिकिंग करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एंड फोर्स्ड लेबर, कोई किसी से फोर्स्ड लेबर भी नहीं करवाएगा। फोर्स्ड लेबर का मतलब क्या, पहले के ज़माने में आप लोगों ने देखा होगा, ज़मींदार वगैरह क्या करते थे, ऐसे लेबर्स रखते थे जिनको बेगार बोला जाता था। बेगार क्या होता है? बेगार, बेगर नहीं है, बेगर होता है गरीब, मतलब वो भीख मांगने वाला, ठीक है। बेगार क्या होता है? बेगार होता है जो पूरा दिन पूरी रात काम करता रहे, ठीक है, उसको 1 टाइम का 2 टाइम का खाना दे देते थे, 10-1 रुपये दे देते थे, बोले भैया घर जाओ। वो बेचारा काम ही करता रहता था, है ना, मालिश कर रहा है लोगों की, ठीक है, झाड़ू पोछा लगा रहा है, ठीक
ठीक है, और क्या कर रहा है, रखवाली भी कर रहा है, सो भी नहीं रहा, बाजार से कुछ लाना है तो वो भी लेकर आ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो तुमने क्या किया, उसका पूरा यूज़ भी कर लिया उसका, है कि ना, फोर्सफुली यूज़ करा उसका, एक्सप्लॉइट किया उसको, और उसको पैसे भी नहीं दिए उसके बदले में, इसी को कहते हैं बेकार। तो ये चीज़ भी, फोर्स्ड लेबर भी क्या है, मना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारा संविधान कहता है कि किसी का भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजार्डस जॉब्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो संविधान है वो कहता है कि जो चिल्ड्रन है, यानी कि जो 18 साल से कम की उम्र के हैं, है ना, वैसे तो 14 का ही है, 14 साल से कम उम्र वाले जितने भी बच्चे हैं उनको क्या नहीं करा जाएगा, उनको हैजार्डस जॉब्स नहीं करवाए जाएंगे। हैजार्डस जॉब्स क्या होते हैं, हैजार्डस जॉब्स का मतलब माइंस में काम नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। उनको क्या नहीं करवाया जाएगा, फैक्ट्रीज में काम नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। बहुत बड़े बड़े काम नहीं करवाए जाएंगे, सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ क्या, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई भी बच्चा जो 14 ईयर्स से कम एज का है उसको कोई एम्प्लॉयमेंट देना ही नहीं, ठीक है। अगर तुम्हारे यहाँ पर तुम देख रहे हो कि कोई चाय वाला है और उस चाय वाले ने एक छोटू रखा हुआ है, या एक होटल वाला है और उस होटल वाले ने छोटू रखा है, तो आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सीधा सीधा पुलिस स्टेशन में चले जाओ और बोलो कि भैया चाइल्ड लेबर हो रहा है। तो चाइल्ड लेबर को क्या करा है, प्रोहिबिट करा है, किसने, हमारे संविधान ने, कि चाइल्ड लेबर नहीं होगा। चाइल्ड के लिए हम लोगों ने आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है, राइट टू एजुकेशन। सरकार का काम है उसको एजुकेशन प्रोवाइड करना, फंडामेंटल राइट है उसका, उसको मिलना चाहिए। क्लियर है, पक्की बात है। चलिए आगे आते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 से फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस मतलब क्या, कंसाइंस का मतलब होता है कि भैया तुम फ्री हो क्या करने में, किसी भी मुद्दे पर सही या गलत फैसला लेने पे, ठीक है। तुम अब देखो ये राइट टू रिलीजन के अंडर में आ रहा है, इस वजह से मैं रिलीजन के हिसाब से बताता हूँ। मान लो हम लोगों के पास हिंदुइज्म है, अगर तुम लोगों को लगता है कि हिंदुइज्म सही चीज़ है तुम फॉलो करो, तुम्हें लगता है हिंदुइज्म सही चीज़ नहीं है तो फॉलो मत करो। इस्लाम है, तुम्हें लगता है इस्लाम सही चीज़ है फॉलो करो, तुम्हें लग रहा है इस्लाम सही चीज़ नहीं है फॉलो मत करो, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पे छोड़ रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम दे रहा है कंसाइंस की, सही और गलत में फैसला करने की, कि भैया तुम्हारी मर्जी तुम्हें क्या करना है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन। फ्री प्रोफेशन का मतलब क्या, मतलब तुम प्रोफेस भी कर सकते हो अपने रिलीजन को और अपने भाव दुनिया को बता भी सकते हो। प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। तुम हिंदूज हो तो मंदिरों में जा सकते हो, तुम मुस्लिम हो तो क्या कर सकते हो, मस्जिदों में जा सकते हो, सिख हो तो गुरुद्वारे में जा सकते हो। एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, तुम अपना रिलीजन जो है वो फैला भी सकते हो, ठीक है। जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती किसी को कन्वर्ट नहीं करना, बल्कि क्या करना है, अपने रिलीजन के बारे में अच्छी बातें बताओ उनको, ठीक है। अगर वो इंप्रेस होकर कन्वर्ट होना चाहता है तो कन्वर्ट हो सकता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी देता है, ठीक है। आगे आते हैं, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। तो हर किसके पास, हर एक धर्म के पास, हर एक धर्म के व्यक्ति के पास, तुम्हारे पास, हमारे पास, सबके पास क्या है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तुम अपने रिलीजन के अफेयर्स को क्या कर सकते हो, मना सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई मंदिर है, कोई मंदिर में भंडारा करवाना है तो तुम लोग भंडारा करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई दरगाह है, दरगाह में न्याज वगैरह करवानी है, तुम लोग करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोई क्या है, मुहर्रम का जुलूस वगैरह निकल रहा है तो मातम वगैरह मनाना है, रैलीज वगैरह निकालना है, तो तुम प्रॉपर परमिशन वगैरह लेकर रैलीज वगैरह निकाल दो। रामनवमी है, रामनवमी के टाइम पीरियड में रैलीज वगैरह निकालनी है तो तुम लोग क्या कर सकते हो, रैलीज वगैरह निकाल सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, किसी भी रिलीजन का प्रमोशन करने के लिए तुम्हारे पे क्या नहीं लगेगा, टैक्सेस नहीं लगेंगे। फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और ये क्या बोल रहा है कि तुम्हारे पास क्या है, पूरी तरीके से फ्रीडम है किसी भी टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, किसी भी। अब देखते हैं ना हम लोग कई जगह पर क्या होता है, महासभाएं होती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करते हैं, कुंभ का मेला लगता है ना, या फिर कोई बड़े महाराज आने वाले हैं क्या करने के लिए, प्रवचन वगैरह देने के लिए, ठीक है। या फिर हम लोग देखते हैं कि सत्संग का कार्यक्रम वगैरह रखा है, ठीक है, या इज्तिमा वगैरह हो रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, अलग अलग रिलीजन वाले लोग अलग अलग
इंस्ट्रक्टर्स के पास जाते, उनकी बातें सुनते और उनसे क्या करते, ज्ञान वगैरह लेकर आते। तो ये बोल रहा है कि ये तुम लोग कर सकते हो। फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की बातें तुम सुन सकते हो, उनको पॉजिटिव वे में ले सकते हो। और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और ये बोल रहा है क्या कि हर एक धर्म क्या कर सकता है, अपने 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 इंस्टीट्यूशंस बना सकता है, अपने अपने इंस्टीट्यूशंस बना सकता है। जैसे हम लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को देखते हैं, हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को देखते हैं, हम लोग खालसा कॉलेजेस वगैरह देखते हैं, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया देखते हैं, हम लोग संस्कृत कॉलेजेस वगैरह देखते हैं। तो हमारा संविधान क्या करता है, हमारा संविधान हम लोगों को अधिकार देता है कि भैया तुम लोग क्या कर सकते हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हो। किस चीज़ के लिए, अपने रिलीजन को फैलाने के लिए, या फिर अपने रिलीजन के बारे में लोगों को बताने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप करने का भी अधिकार देता है कि भैया तुम लोग क्या कर सकते हो, अपने अपने इंस्टीट्यूशंस बना सकते हो और वहाँ पर तुम लोग क्या कर सकते हो, वर्शिप भी कर सकते हो। क्लियर है, पक्की बात है। आगे चलो तो आर्टिकल 26, 27, 28 तक हम लोगों ने देख लिया। आर्टिकल 29 एंड 30 देखते क्या क्या है। आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट होता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। क्या है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, देखिए क्या बता रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। तो आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है किसकी, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज की, कि हर एक बंदे के पास अपने अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का फुल अधिकार है। ठीक है, तुम अगर कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, मारवाड़ी बोलते हो तो प्रोटेक्ट कर लो, डोगरी बोलते हो उसको प्रोटेक्ट कर लो, अपने घर में बोल दो, कोई ज़बरदस्ती तुम्हें ये नहीं बोलने आएगा कि भैया हिंदी में बात करो। ठीक है, तुम तमिल बोल रहे हो, तेलुगु बोल रहे हो, और कौन सी बोडो लैंग्वेज बोल रहे हो, कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हो तुम लोग, मराठी बोल रहे हो, ठीक है, मलयालम बोल रहे हो, कन्नड़ा बोल रहे हो, गुजराती बोल रहे हो, बंगाली बोल रहे हो, मैथिली बोल रहे हो, भोजपुरी बोल रहे हो, ठीक है, या पहाड़ी भाषा बोल रहे हो, तुम्हें कोई भी, कश्मीरी बोल रहे हो, तुम्हें कोई भी रोकने के लिए नहीं आएगा और तुम्हारे पास पूरा अधिकार है अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, तुम अपने कल्चर को भी प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, अब देखो माइनॉरिटीज जहाँ पर वर्ड आता है तो हम लोग डायरेक्ट रिलीजन के पास चले जाते हैं। ठीक है, माइनॉरिटीज हमारे पास, हमारा संविधान दो टाइप के माइनॉरिटीज की बात करता है। एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मतलब अलग अलग भाषा बोलने वाली माइनॉरिटी है ना। एक तो हमारे पास हिंदी बोलने वाले लोग हैं जो इंडिया में सबसे ज़्यादा है, बंगाली बोलने वाले लोग हैं जो इंडिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है। जो हमारे पास उर्दू बोलने वाले लोग हैं जो कि इंडिया में तीसरे नंबर पे आते हैं, जो सबसे ज़्यादा बात करते हैं उर्दू में, है कि ना। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, फिर बंगाली, फिर उर्दू। ठीक है, लेकिन हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस है जो किसी एक ट्राइब में बोली जाती है, किसी एक परिवार में बोली जाती है, किसी एक जगह पर बोली जाती है स्पेसिफिक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, दूसरी तरफ हमारे पास रिलीजियस माइनॉरिटीज़ भी है। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जैसे हमारे पास मुस्लिम्स हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास पारसीज़ है, हमारे पास जैन्स है, हमारे पास ज्यूज़ है। तो ये सारे के सारे लोगों के पास भी क्या है, फ्रीडम है कि अपना अपना कल्चर तुम लोग क्या कर सकते हो, बचा सकते हो और उसके अकॉर्डिंग चल सकते हो। आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसका अधिकार भी देता है तुम्हें। ठीक है, आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, देखिए जरा। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, माइनॉरिटीज़ का राइट है क्या करने का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने का। ठीक है, जैसे वही जामिया मिलिया इस्लामिया देखा हम लोगों ने, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देखा हम लोगों ने। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, डीएवी कॉलेजेस वगैरह देखते हैं, है ना, जिसमें डीएवी कॉलेजेस सारे के सारे किसके नाम पे चलते हैं, दयानंद सरस्वती जी के नाम पे चलते हैं। ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी देखते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्यों बने हुए, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस क्यों बने हुए, खालसा कॉलेजेस क्यों बने हुए, क्योंकि हर एक रिलीजन के पास अधिकार है अपने अपने इंस्टीट्यूशंस बनाने का। ठीक है, और वो वाला आर्टिकल क्या कह रहा था, ये वाला आर्टिकल कह रहा था, कौन से वाला, आर्टिकल नंबर 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा था कि तुम्हारे पास फ्रीडम है क्या करने का, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर या फिर इंस्टीट्यूशंस में जाकर प्रे करने का। तुम्हारे पास अधिकार है इंस्टीट्यूशंस में जाकर प्रे करने के साथ साथ क्या, अपनी बात रखने का, अपने रिलीजन के बारे में बताने का। क्लियर है, चलिए आगे आते हैं, देखिए क्या बता रहा है। तो आर्टिकल नंबर 30 हम लोगों को समझ में आ गया कि हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब क्या है, अगर ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ये है आर्टिकल नंबर 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है।
आर्टिकल नंबर 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोगों ने जितने भी फंडामेंटल राइट्स पढ़े, इनमें से अगर कोई भी फंडामेंटल राइट तुम्हारा वायलेट हो जाता है, वायलेट का मतलब क्या, कोई भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो जाता है, ठीक है, मान लो कि तुम्हारे साथ किसी ने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, मान लो तुम्हारे साथ क्या हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का तुम लोग शिकार बन गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, ना हो ऐसा, लेकिन बाई चांस बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, या तुम अपना रिलीजन को प्रोफेस नहीं कर पा रहे हो, या रिलीजन जो है तुम अपना धर्म को मान नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, या फिर तुम्हारा कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाता है, तो तुम लोग डायरेक्टली आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। वैसे होता क्या, वैसे होता ये है कि सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, FIR करना पड़ती है। FIR करने के बाद तुम्हें क्या करना पड़ता है, तुम्हें जाना पड़ता है कहाँ पर, तुम्हें जाना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर तुम्हें जस्टिस नहीं मिला तो फिर तुम लोग हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। हाई कोर्ट में जस्टिस नहीं मिला तो तुम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। ऐसा ही होता है। लेकिन अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं, अगर तुम्हारा कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो तुम लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, वो ऑर्डर्स देगा। क्या देगा? वो ऑर्डर्स देगा। इन ऑर्डर्स को बोला जाता है रिट्स। क्या बोला जाता है? इन ऑर्डर्स को बोला जाता है रिट्स। और इन ऑर्डर्स के थ्रू ये सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा फंडामेंटल राइट रिस्टोर करके देगा। तुम्हारे साथ जो ज्यादती हो गई है, तुम्हारा जो फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, उस वायलेशन को हटाने की कोशिश करेगा, तुम्हारा फंडामेंटल राइट रिस्टोर करके देगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, इस वाले आर्टिकल को, आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला जाता है? द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पेपर में ये भी आता है कि आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने, डॉक्टर BR अंबेडकर, द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। क्लियर है? आगे आते हैं। राइट टू मूव द कोर्ट्स टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स, रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स। ये इसी के बारे में बता रहा है। क्या? कि अगर तुम्हारा राइट वायलेट हो जाए तो तुम्हारे पास राइट टू मूव टू कोर्ट है ना, ताकि तुम्हें डायरेक्शंस, ऑर्डर्स या रिट्स मिले। ठीक है, अब ये रिट्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं, है ना, कितने रिट्स होते हैं और क्या क्या होते हैं उसके बारे में भी देखते हैं हम लोग। ओवरव्यू ऑफ राइट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी हम लोगों ने राइट्स पढ़े उसका एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। ओवरव्यू का मतलब क्या, आइए देखते हैं। The Constitution clarifies that the government can implement special schemes and measures for improving the conditions of certain sections of the society, children, women and the socially and educationally backward classes। तो ये क्या बोल रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर कर दिया। क्या क्लियर कर दिया? कि भैया गवर्नमेंट अगर चाहे कि भाई पिछड़ों की, विमेन की, चिल्ड्रन की कंडीशंस को इंप्रूव करना चाहता है तो उसके लिए वो स्पेशल स्कीम लेकर आ सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? The Constitution clarifies that the government can implement special schemes and measures for improving the conditions of certain sections of the societies, children, women and the socially and educationally backward classes। जो socially क्या है, बैकवर्ड है ना, जो समाज में बैकवर्ड है। ठीक है, और बैकवर्ड का मतलब, अब तो कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड कोई नहीं है, सब लोग बराबर है। लेकिन समाज में बैकवर्ड का मतलब क्या है कि उनको उतनी इज्जत पहले नहीं मिलती थी, ठीक है, या आज भी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो उनके लिए स्पेशल स्कीम्स लाई जा सकते हैं। और क्या, एजुकेशनली जो लोग बैकवर्ड है तो उनके एजुकेशन वगैरह के लिए भी स्पेशल स्कीम्स लाई जा सकती है। In fact, Article 16, subsection 4 of the Constitution explicitly clarifies that a policy like reservation will not be seen as a violation of the right to equality। ठीक है, तो आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने पढ़ा था, और आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आप लोगों को कहा था कि राइट टू अपॉर्चुनिटी थी आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भैया गवर्नमेंट जॉब्स में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, एग्जाम दो, जो एग्जाम क्लियर करेगा उसको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन मैंने आर्टिकल 16 में आप लोगों को ये भी बताया था कि रिजर्वेशन भी है कि ना, रिजर्वेशन वाला मुद्दा भी है। अब वो जो रिजर्वेशन वाला मुद्दा है वो क्या सर, आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि ये बोलता है राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, उसके अगेंस्ट में नहीं है? नहीं, उसके अगेंस्ट में नहीं है। ठीक है, रिजर्वेशन इज नॉट अगेंस्ट इक्वालिटी, ये भी चीज़ याद रखना। ये बोल रहा है इनफैक्ट आर्टिकल 16 सबसेक्शन 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली क्लेरिफाइज दैट अ पॉलिसी लाइक रिजर्वेशन विल नॉट बी सीन एज अ वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी। पहले ही बोल दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कि भैया इसको क्या नहीं देखा जाएगा, एज अ वायलेशन नहीं देखा जाएगा। इफ यू सी द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। और ये बोल रहा है कि अगर हम लोग स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा को देखें अगर हम लोग, तो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा क्या चाहती है? सबका डेवलपमेंट चाहती है। अब जो लोग पहले से ही एजुकेशनली, पहले से ही सोशली बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, तो उनको
हमारे बराबर लाने के लिए क्या चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए, और इस वजह से उनको रिजर्वेशन देना चाहिए, ठीक है। और इसी वजह से इसको वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या राइट टू इक्वलिटी की तरह नहीं देखा जाएगा। क्लियर? आगे आते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस सच एज पब्लिक ऑर्डर, पीस एंड मॉरलिटी। आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, आर्टिकल 19 में हम लोगों ने राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करी। तो ये बोला कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो तुम्हारे पास राइट तो है, तुम्हारे पास फ्रीडम तो है, कुछ भी बोल सकते हो, कभी बोल सकते हो, लेकिन पब्लिक मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए, है ना, भड़काऊ भाषण नहीं देने, दंगे नहीं करवाने, समझ में रखेंगे। तो हमारे पास हर एक राइट लिमिटेशन के साथ आता है। ऐसा नहीं कि हमारे पास एब्सोल्यूट राइट है जो मर्जी कर लो, ठीक है। हर एक राइट किसके साथ आता है, लिमिटेशन के साथ आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन सच एज पब्लिक ऑर्डर, पीस एंड मॉरलिटी। तो पीस बनाने के लिए क्या करा जाता है, पीस और मॉरलिटी बनाने के लिए, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए क्या अपशब्द ना बोले कम से कम। आगे आते, फ्रीडम टू असेंबल टू इज टू बी एक्सरसाइज पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। फ्रीडम ऑफ असेंबल ये भी हम लोगों ने पढ़ा था किसमें, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और फ्रीडम ऑफ असेंबल, फ्रीडम टू फॉर्म यूनियंस है हमारे पास, लेकिन फ्रीडम ऑफ असेंबल प्रोटेस्ट वगैरह हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कैसे, नॉन वायलेंट तरीके से, और इसमें आर्म्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वरना पुलिस वाले आके समझ जाओगे, ठीक है। आगे आते, द गवर्नमेंट में इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस इन सर्टेन एरियाज डिक्लेयरिंग द असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स एज अनलॉफुल। और अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि भैया लोगों के असेंबल होने की वजह से क्या हो रहा है, 2 ग्रुप्स बन रहे हैं, दंगे होने वाले हैं, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट सेक्शन 144 जैसी कानून भी लगा सकती है, सेक्शन 144 जैसे कानून लगा सकती है, जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा लोग ग्रुप्स में घूमेंगे जो, ठीक है, उनको उठा के क्या कर देगी, जेल में भी डाल देगी। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ऐसे लॉज भी लगा सकती है ना। ये सेक्शन 144 ऑफ द इंडियन पीनल कोड है, आईपीसी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, ये भी याद रखना। आगे आते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था हम लोगों ने, क्या बता रही है, ऑर्डिनरली अ पर्सन वुड बी अरेस्टेड आफ्टर ही और शी हैज रिपोर्टेडली कमिटेड सम ऑफेंस, हाउएवर देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस। ये बोल रहा है कि अगर तुम लोगों ने कोई क्राइम किया हो तो तुम्हें तो उठा के जेल में डाला ही जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर भी जेल में डाला जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जब कश्मीर से आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हटाया जा रहा था, 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हटाया जा रहा था, तब वहाँ का जो लीडर था जिसका नाम था उमर अब्दुल्ला, उनको उठा के पहले से ही क्या कर दिया गया था, हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया था, या उनको गायब कर दिया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि पता था कि भैया अगर ये यहाँ पर रहेगा तो ये कुछ ना कुछ भाषण देगा, ये भाषण देगा तो लोग भड़केंगे, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, और फिर लड़ाई झगड़े दंगे वगैरह हो सकते हैं। तो क्या कर दिया, पहले से उठा के उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया, है ना। उसने कुछ गलती करी थी, नहीं करी थी, लेकिन गलती ना करे इसलिए उठा के जेल में डाल दिया। क्लियर? आगे आते, sometimes a person can be arrested simply out of an apprehension that he or she is likely to engage in unlawful activity and imprisoned for some time। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, कई बार किसी भी बंदे को इसलिए भी पकड़ लिया जाता है क्योंकि उसके बारे में लग रहा है कि आगे जाकर कुछ ना कुछ क्राइम करने वाला है, ठीक है, या आगे जाकर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, इस वजह से भी उठा के क्या कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम से। याद रखना, प्रिवेंटिव डिटेंशन 3 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता, 3 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता। सर क्या एक्सटेंड किया जा सकता है? हाँ, एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर से। पहले कोर्ट के पास उस बंदे को लेकर जाना पड़ेगा, परमिशन मांगनी पड़ेगी। कोर्ट ने अगर कह दिया कि भैया 3 महीने से ज़्यादा क्या कर दो, इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखने की ज़रूरत है, तो डिटेंशन में रख सकते हैं, वरना उसको हटा दिया जाएगा। दिस इज नोन एज प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्लियर? प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ गया? ठीक है, आगे आते हैं। It means that if the government feels that a person can be a threat to law and order or to the peace and security of the nation, it can detain or arrest that person। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट को क्या लगता है, गवर्नमेंट को अगर लगता है कि अगर कोई बंदा या कोई बंदी या कोई भी क्या है खतरा है लॉ एंड ऑर्डर को इस टाइम पीरियड में, तो उसको क्या करा जा सकता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर डिटेन करा जा सकता है या अरेस्ट करा जा सकता है। दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन बी एक्सटेंडेड ओनली फॉर 3 मंथ्स, और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन सिर्फ और सिर्फ 3 महीनों के लिए रह सकता है, ठीक है, 3 महीनों से ज़्यादा नहीं रह सकता। आगे आते हैं, राइट्स ऑफ एक्यूज्ड। राइट्स ऑफ एक्यूज्ड का मतलब क्या, तुम्हारे ऊपर FIR हुई, ठीक है, तुम कह रहे हो मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पे FIR हो गई, ठीक है, कोई चलता फिरता कोई तुम्हारा दोस्त वगैरह उसने मिसचीफ करी तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास
क्या करा, पुलिस स्टेशन में गया, तुम्हारे अगेंस्ट में एफआईआर कर दी, ठीक है, और 48 घंटे वो गायब रहा, ठीक है, और अब 24 घंटे बाद पक्की एफआईआर बन गई। अब जो एफआईआर बन गई है तो पुलिस वालों का काम है तुम्हें उठा के जेल में डालने का, ठीक है, लेकिन तुम्हारे कुछ अधिकार है, ठीक है, क्या अधिकार है तुम्हारे, देखो जरा क्या। नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। सबसे पहली चीज़ क्या कि भैया अगर मान लो तुमने मर्डर करा है तो मर्डर की तुम्हें सज़ा मिल गई, तुम 7 साल जेल में से बाहर आ गए, फिर दोबारा से तुम्हें उसी मर्डर के लिए जेल में नहीं डाला जा सकता, है ना। एक गलती की एक ही बार सज़ा मिलेगी, ठीक है। उससे पहले क्या, टू एंश्योर अ फेयर ट्रायल इन कोर्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड, पहला ये। दूसरा, नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम अ बैक डेट, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने क्या करा है, तुम लोगों ने आज तुम लोगों ने खट्टी टॉफ़ी खाई है, ठीक है, अभी खट्टी टॉफ़ी खाना जो है वो क्राइम नहीं है, मान लो, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, 2 साल बाद एक लॉ आ रहा है कि कोई भी खट्टी टॉफ़ी नहीं खाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो क्या होगा, तो बैक डेट में करे हुए जुर्म की सज़ा आगे नहीं मिलेगी, है ना। तब तक वो लॉ नहीं था, तब तक तुम लोगों ने गलतियां कर ली, लेकिन एक बार लॉ बन गया, उसके बाद गलती करी तो तुम्हें क्या करा जा सकता है, तुम्हारे पे एफआईआर कर जा सकती है, तुम्हें उठा के जेल में डाला जा सकता है। लेकिन बैक डेट के लॉ के लिए, है ना, कि भैया तू जब छोटा था तब तूने ये करा था, अब तेरे को उठा के जेल में डालेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तीसरी चीज, नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, क्या कि किसी भी बंदे के ऊपर फोर्स नहीं किया जाएगा कि तू क्या कर दे, अपने अगेंस्ट में गवाही दे दे, है ना। मान लो कि मैंने 25 मर्डर कर दिए और मैं पकड़ा गया, ठीक है, तो मुझे खुद अलाउड नहीं है कि मैं क्या करूं, मैं खुद अपने ही अगेंस्ट में गवाही दे दूं कि भैया मैंने 25 मर्डर करे और मुझे जेल में डाल दीजिए, मैं कन्फेस करता हूं ना। ये क्या बोल रहा है, कोई भी क्या नहीं करेगा, नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ, खुद के अगेंस्ट में एविडेंस, खुद के अगेंस्ट में प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं है, खुद के अगेंस्ट में गवाही देने की कोई जरूरत नहीं है तुम लोग, ठीक है। हाँ, कन्फेस कर सकते तुम लोग। फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप पे आते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑल्सो इंक्लूड्स द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। ये बोल रहा है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रीडम ऑफ कंसाइंस भी देता है तुम्हें, सही और गलत में फैसला लेने का क्या देता है, अधिकार भी देता है तुम्हें, ठीक है। इट मीन्स दैट अ पर्सन मे चूज एनी रिलीजन और मे नॉट चूज टू फॉलो एनी रिलीजन, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब क्या है कि तुम्हारा अगर दिल चाहे तो तुम लोग क्या कर सकते हो, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। तुम्हारा अगर दिल चाहे तो तुम किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते हो। तुम्हारा अगर दिल चाहे तो एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट भी हो सकते हो। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स द फ्रीडम टू प्रोफेस, फॉलो एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। और ये बोल रहा है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब है तुम लोग क्या कर सकते हो, यू हैव द फ्रीडम टू प्रोफेस का मतलब फैलाना, टू फॉलो उस रिलीजन को फॉलो करना, एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन, और उस रिलीजन को तुम लोग क्या कर सकते हो, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने क्या लोगों में और दुनिया में फैला भी सकते हो, ठीक है। आगे आते हैं। सर्टेन लिमिटेशंस दैट द गवर्नमेंट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि क्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, हाँ लगाए जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बाबरी मस्जिद की बात करते हैं हम लोग। बाबरी मस्जिद के ऊपर बहुत टाइम पीरियड से क्या चल रहा था, इशू चल रहा था, है ना। बोला जा रहा था कि ये राम मंदिर है, हिंदूज की तरफ से। मुस्लिम्स की तरफ से बोला जा रहा था क्या कि ये भैया बाबरी मस्जिद है, मुस्लिम्स की तरफ से, ठीक है। मुस्लिम्स कह रहे बाबरी मस्जिद है और हिंदूज कह रहे राम मंदिर है। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भैया कोई वर्शिप करेगा ही नहीं यहाँ पर जब तक ये मुद्दा सॉल्व नहीं हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो राइट टू रिलीजन के ऊपर भी क्या करा जा सकता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर, ताकि दंगे वगैरह ना हो और हेल्थ वगैरह खराब ना हो और मॉरलिटी रहे, यानी कि सबके हक में बात रहे। क्लियर है, चलिए आगे देखिए क्या बता रहा है। इट इज नॉट एन अनलिमिटेड राइट। ये बोल रहा है कि राइट टू फ्रीडम भी क्या है, अनलिमिटेड राइट नहीं है। द गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स फॉर रूटिंग आउट सर्टेन सोशल इविल्स। और ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट घुस सकती है किसमें, किसी भी रिलीजन में, क्या करने के लिए, उसमें से कोई सोशल इविल को उठा के फेंकने के लिए। सोशल इविल का मतलब क्या, जिसकी वजह से कुछ गलत हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने रिसेंटली देखा ट्रिपल तलाक की वजह से बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे, बहुत सारे डाइवोर्सेस के केसेस सामने आ रहे थे, है ना। जैसे लोग क्या करते थे, फ़ोन पे कॉल करते थे, ठीक है, क्या बनाया आज खाने में जी, दाल बनाई है जी,
दाल बना दी तूने, तलाक तलाक तलाक, दाल खाने के लिए शादी करी थी। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा होता नहीं होगा, लेकिन तलाक के केसेस बढ़ गए थे, है ना। तलाक 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 बोलते तलाक, वैसे होता नहीं ऐसा इस्लाम में कोई चक्कर, लेकिन कुछ लोगों ने इसको क्या कर दिया था, ट्रिपल तलाक को मजाक बना लिया था। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या आ गया, इसके ऊपर कानून आ गया। ठीक है, दूसरी चीज़ हम लोग सती को देखते हैं, सती जैसी प्रथा, ठीक है, कंप्लीटली बैंड है इंडिया में। ठीक है, कोई सती नहीं करेगा। सती का मतलब क्या होता था, अगर किसी का पति मर जाए, ठीक है, तो उसका जब देहांत करा जाएगा, ठीक है, उसको जब उस शव को जब क्या करा जाएगा, आग लगाई जाएगी, तब उस टाइम पीरियड में उसके पति की, उसकी जो पत्नी होती थी, उसको भी क्या करते थे, उसको भी जलाया जाता था साथ में। तो ये भी क्या है, सोशल इविल है। तो किसी भी धर्म में अगर सोशल इविल होगा तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उस धर्म में घुस सकती है और उस धर्म के सोशल इविल को खत्म कर सकती है। क्लियर है, आगे आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ फोर्सिबल कन्वर्जेंस। कॉन्स्टिट्यूशन क्या अलाउ नहीं करता, फोर्सिबल कन्वर्जेंस अलाउ नहीं करता, यानी कि तुम जबरदस्ती क्या नहीं कर सकते, किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते। इट ओनली गिव्स अस द राइट टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट आवर रिलीजन एंड दस अट्रैक्ट अदर्स टू इट। हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपने रिलीजन के बारे में इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हैं, और अगर कोई बंदे किसी को ये अट्रैक्टिव लगती है तो वो उसमें कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर है, आ गया है। चलो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में देखते हैं। ऑल माइनॉरिटीज, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बाय डूइंग सो दे कैन प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। तो हर एक माइनॉरिटी, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, अपने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं ताकि वो अपनी लैंग्वेज को, अपने रिलीजन को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी देख लिया हम लोगों ने। आगे आते हैं। द गवर्नमेंट विल नॉट व्हाइल ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस दैट इट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। ठीक है, और ये क्या गवर्नमेंट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, गवर्नमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कह रहा है कि भैया सुन लो भैया गवर्नमेंट, क्या कि हम लोग तुम्हें क्या नहीं करना है, तुम्हें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है ग्रांट्स देते हुए। सर ग्रांट्स मतलब पैसा, फंड्स देते हुए किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, चाहे वो कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी संभाल रही हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट खुद संभाल रही हो, चाहे मेजॉरिटी कम्युनिटी संभाल रही हो, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होगी, जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होगी, जिसके पास पैसा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो सब में पैसा बराबर जाना चाहिए। ठीक है, या फिर उनके फंड्स, उनको जितने फंड्स चाहिए उनके हिसाब से पैसा जाना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सिर्फ इस बेसिस पर कि कोई और कम्युनिटी उसको चला रही है, उसमें पैसा नहीं देंगे ना। ठीक है, आगे right to constitutional remedies. Dr. Ambedkar considered the right to the constitutional remedies as heart and soul of the constitution because this right gives a citizen the right to approach a high court or the supreme court to get any of the fundamental rights restored in case of their violation. अब आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जरा ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट सुनना। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर क्या कहते थे, वो कहते थे कि भैया ये वाला राइट जो है वो क्या है, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर तुम्हारा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो तुम लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 32 खुद फंडामेंटल राइट है, ठीक है, लेकिन तुम लोग हाई कोर्ट भी जा सकते हो। हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल से जा सकते हो, तो तुम लोग हाई कोर्ट जा सकते हो विद आर्टिकल नंबर 226। आर्टिकल 226 के तहत तुम अपना फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए हाई कोर्ट भी जा सकते हो। ठीक है सर, लोअर कोर्ट्स में क्या, लोअर कोर्ट्स तुम्हारे फ्रीडम ऑफ क्या कह सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर कर सकती, नहीं कर सकती। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर सकता है। ठीक है सर, एक बात बताइए फिर हमें कि लोअर कोर्ट्स क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि लोअर कोर्ट्स ऑर्डर्स नहीं दे सकती कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ वाले, मतलब कि जो लोअर कोर्ट्स होती है उनके पास रिट्स नहीं होती है। ठीक है, तुम्हारा अगर कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो तुम सुप्रीम कोर्ट किस लिए जाते हो, क्योंकि वो क्या करेगा, ऑर्डर देगा, और ऑर्डर देके तुम्हारे फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करवाएगा। इन्हीं ऑर्डर्स को रिट्स बोला जाता है। तो हाई कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास तो रिट्स है, लेकिन बाकियों के पास रिट्स नहीं है। क्लियर है, आगे आते। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स कैन इशू ऑर्डर्स एंड गिव डायरेक्टिव्स टू द गवर्नमेंट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, ऑर्डर को इशू कर सकते हैं और डायरेक्शंस दे सकते हैं, ऑर्डर्स दे सकते हैं, किसको, गवर्नमेंट को, क्या करने के लिए, उन राइट्स को रिस्टोर करने के लिए। क्लियर, आगे आते हैं। रिट्स, द कोर्ट्स कैन इशू वेरियस स्पेशल ऑर्डर्स नोन एज रिट्स। तो कोर्ट जो फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करने के लिए जो ऑर्डर्स देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिट्स।
रिट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जरा कौन से रिट्स है। सबसे पहले आता है हैबिस कॉर्पस। हैबिस कॉर्पस में क्या बता रही है? मीन्स दैट द कोर्ट ऑर्डर्स दैट द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट। अरेस्टेड पर्सन को क्या करो? कोर्ट के सामने पेश करो। समझाता हूं इसको। इट कैन ऑल्सो ऑर्डर टू सेट फ्री एन अरेस्टेड पर्सन इफ द मैनर और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आर नॉट लॉफुल और सेटिस्फैक्टरी। हैबिस कॉर्पस क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पर किसी एक बंदे को, मान लो मेरे किसी दोस्त को उठा के गायब कर दिया पुलिस वालों ने, पता ही नहीं है कहाँ पर। मैं क्या करूँगा? मैंने देखा कि भैया मेरे दोस्त का फंडामेंटल राइट क्या हो गया? वायलेट हो गया। मैं चला गया सुप्रीम कोर्ट में जाकर मैंने बोल दिया कि भैया मेरा एक दोस्त है, इसका ये नाम है, ठीक है, इतनी उम्र है, और उसको पुलिस वाले उठा के लेकर चले गए और मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट बोलेगा हैबिस कॉर्पस, स्पेशल ऑर्डर निकालेगा। किस नाम से? हैबिस कॉर्पस। ठीक है, हैबिस कॉर्पस का मतलब क्या? पुलिस वालों को ऑर्डर देगा क्या कि भैया बॉडी को पेश करो जिसको उठा के लेकर चले गए। ठीक है, तो पुलिस वाले क्या कर, पुलिस वालों को क्या करना पड़ेगा? वो बॉडी को पेश करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि भैया यही बंदा है और इसको हम लोगों ने उठाया। ठीक है, और अगर पुलिस वालों ने किसी को इलीगली उठाया, ठीक है, अनसेटिस्फैक्टरी ग्राउंड्स के ऊपर उठाया, तो क्या किया जाएगा? तो कोर्ट उसको फ्री भी कर सकता है। दूसरा देखो क्या है? मैंडेमस। मैंडेमस क्या होता है? Issued when the court finds that a particular office holder is not doing legal duty and thereby is infringing on the right of an individual. एग्जाम्पल के तौर पे कोई सरकारी बैंक है और सरकारी बैंक में तुम चले गए अकाउंट खुलवाने, ठीक है, और वो जो बैंकर है या जो अकाउंट खुलने वाला बंदा है वो जानबूझ के तुम्हारा अकाउंट वगैरह नहीं खुल रहा। ठीक है, तुम्हें गुस्सा आया, लेकिन तुम थे पढ़े लिखे, तुम चले गए किस लिए? तुम चले गए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोला कि भैया काम नहीं कर रही है, देखो मेरा फंडामेंटल राइट है बैंक का अकाउंट खुलवाना, ठीक है, और ये खुलवा नहीं रहा, अपना काम नहीं कर रहा है ढंग से। कोर्ट बोलेगा मैंडेमस। किसको बोलेगा? उस बंदे को स्पेशल ऑर्डर भिजवाएगा क्या कि भैया अपना काम ढंग से कर ले, सरकारी मुलाजिम है। ठीक है, इशूड व्हेन द कोर्ट फाइंड्स दैट अ पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी एंड देयरबाय इज इन्फ्रिंजिंग ऑन द राइट ऑफ द इंडिविजुअल। उस इंडिविजुअल का क्या कर रहा है? ये राइट वायलेट कर रहा है, तो मैंडेमस बोला जाता है। आगे आते देखो, आगे कौन सा? तीसरा हमारे पास प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या होता है? इशूड बाय हायर कोर्ट व्हेन अ लोअर कोर्ट हैज कंसीडर्ड अ केस गोइंग बियॉन्ड इट्स जुरिसडिक्शन। अब देखो क्या होता है, हमारे पास 3 टायर कोर्ट सिस्टम है। क्या है हमारे पास? 3 टायर का कोर्ट सिस्टम है। 3 टायर कोर्ट सिस्टम में क्या होता है? 3 टायर कोर्ट सिस्टम में हमारे पास सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है, हाई कोर्ट उसके नीचे होता है, और सबऑर्डिनरी कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह यहाँ पर होता है। इसके नीचे भी और भी कोर्ट्स होते हैं, लेकिन हमारे पास 3 टायर सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और तीनों के पास पावर्स भी उतनी है। सबसे ज़्यादा पावर सुप्रीम कोर्ट के पास, उसके बाद हाई कोर्ट के पास, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास। मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास एक केस चला गया जो कि बहुत ही खतरनाक केस है, हाई प्रोफाइल केस है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पावर है सिर्फ और सिर्फ 5 साल तक की सज़ा देने की। ठीक है, लेकिन अब हुआ क्या? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुना दी 15 साल की सज़ा, इसके पास पावर ही नहीं थी 15 साल की सज़ा सुनाने की। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसको क्या बोल सकता है? प्रोहिबिशन। भैया अपने जुरिस्डिक्शन से, अपनी हद से बाहर मत निकल, वो केस मेरे को दे दे, मैं देख लूंगा क्या करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो प्रोहिबिशन क्या बोल रहा है? इट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट दैट हैज कंसीडर्ड अ केस गोइंग बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन। डन? आगे आते हैं को वारंटो। चौथा हमारे पास जो रिट है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास, उसको क्या कहते हैं अपन? उसको कहते हैं अपन को वारंटो। If the court finds that a person is holding office but is not entitled to hold that office, it issues the writ of quo warranto and restricts that person from acting as an office holder. अब देखो जरा एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि मैं यहाँ पर क्या हूँ? मैं यहाँ पर IAS ऑफिसर हूँ या IPS ऑफिसर हूँ इस पुलिस स्टेशन में। ठीक है, मेरा ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया कि भैया तुम ट्रांसफ़र हो जाओ और यहाँ चले जाओ। मैंने क्या करा? ट्रांसफ़र ऑर्डर एक्सेप्ट भी कर लिया और मैं जा भी नहीं रहा हूँ, मैं यहीं पर बैठा हुआ हूँ। ठीक है, दूसरा IPS ऑफिसर आया और दूसरा IPS ऑफिसर बोला कि साहब आपकी तो क्या हो गई है, ट्रांसफ़र हो गया है, आप चले जाओ दूसरी तरफ, ये मेरी सीट है, मैं बैठूंगा यहाँ पर। मैंने कह दिया मैं नहीं उठ रहा। ये गया सुप्रीम कोर्ट के पास और बोला कि भैया मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। ठीक है, क्या ये ज़बरदस्ती ऑफिस में बैठा हुआ है अपने? ठीक है, क्या कर रहा है? ऑफिस होल्ड कर रहा है ज़बरदस्ती। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा? को वारंटो मतलब क्या कि भैया तेरा कोई अधिकार नहीं है इस ऑफिस में बैठने का, हटो, जल्दी वहां से हटो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, को वारंटो। आगे आते हैं सर्च्यूररी।
Under this writ, the court orders a lower court or another authority to transfer a matter pending before it to the higher authority or court. ठीक है, अब सर्चुररी क्या है, सर्चुररी और प्रोहिबिशन में क्या डिफरेंस है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन सर्चुररी क्या है देखो जरा बहुत अच्छे से। इसमें क्या होता है, कोई भी हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करता है, अपने लोअर कोर्ट्स को ऑर्डर देता है। क्या ऑर्डर देता है, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक केस चल रहा है जो कि पिछले 10 साल से चला ही जा रहा है और कोई डिसीजन ही नहीं आ रहा, हाई कोर्ट बोल सकता है इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, क्या सर्चुररी, ला मुझे भेज दे मैं देख लूंगा इस केस को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाई कोर्ट के पास पेंडिंग रह रहा है 15-15 साल तक, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा सर्चुररी ला मुझे दे दे मैं देख लूंगा कि ये वाला केस क्या है, ठीक है, तेरे से अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये क्या थे, ये 5 के 5 रिट्स थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आते। अगर तुम्हारा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो ये रिट्स तुम्हें प्रोवाइड करता है कौन, तो ये रिट्स तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करके देते हैं। डन है, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को के बारे में देखते हैं। द कमीशंस फंक्शन इंक्लूड इंक्वायरी एट इट्स ओन इनिशिएटिव or on a petition presented to it by a victim into complaint of violation of human rights। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन का क्या काम है, अगर कोई तुम्हारा मानवाधिकार वगैरह वायलेट हो जाता है तो ये क्या करता है, तुम्हारे मानवाधिकार को रिस्टोर करने की कोशिश भी करता है, प्लस मानवाधिकार क्या क्या होते हैं उसके बारे में बातें भी करता है। द कमीशन फंक्शंस इंक्लूड इंक्वायरी करता है किसी का ह्यूमन राइट अगर वायलेट होता है एट इट्स ओन इनिशिएटिव और अ पेटिशन प्रेजेंटेड टू इट बाय अ विक्टिम इनटू कंप्लेंट ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। एग्जांपल के तौर पे एक लेडी है, ठीक है, इसका पति इसको बहुत सताता है, इसका पति इसको क्या करता है, बहुत सताता है, डोमेस्टिक वायलेंस करता है, जैसे ही घर में आता है शराब पी के थड़ाथड़ मारना स्टार्ट कर देता है इसको, ठीक है, और ये बेचारी कुछ कर नहीं पा रही है। ये क्या करेगी, क्या किया इसने, इसको किसने बताया कि NHRC के पास चली जा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास चली जा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पे जाकर इसने क्या कर दिया, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बता दिया कि मेरा ह्यूमन राइट जो है वायलेट हो रहा है, ठीक है। तो होता क्या, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग आएंगे और इंक्वायरी करेंगे कि भैया ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये लोग शाम में पहुंच जाते, देखते कि भैया पिटाई हो रही है, ठीक है, और फिर उसके ऊपर ये लोग क्या करेंगे, एक्शन लेंगे। आगे आते हैं, विजिट टू जेल्स टू स्टडी द कंडीशन ऑफ द इनमेट्स, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जेल्स में भी जाते हैं, प्रिजनर्स के पास जाते हैं, देखते हैं कि भैया जो जेल के अंदर लोग रह रहे हैं उनके ह्यूमन राइट्स तो वायलेट नहीं हो रहे, उनको ढंग से खाना वगैरह मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक है, क्या उनको अगर सर्दियाँ है तो कंबल वगैरह मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि जेल में ये लोग मज़े कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या करता है, ये भी चेक करते हैं क्या कि किसी भी इनमेट का, किसी भी कैदी का, किसी भी क्या कहते हैं उसको, जिसको भी हिरासत में लिया जाता है उसका राइट वायलेट तो नहीं हो रहा है। अंडरटेकिंग द एंड प्रोमोटिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये लोग क्या करते हैं, ह्यूमन राइट्स की फील्ड में रिसर्च वगैरह भी करते हैं। द कमीशन डज नॉट हैव द पावर ऑफ प्रोसिक्यूशन, लेकिन ये लोग क्या नहीं कर सकते, एक्शन नहीं ले सकते। जैसे फॉर एग्जांपल इन लोगों ने देखा कि वो महिला जो है वो क्या कर रही है, उसकी पिटाई हो रही है, ठीक है, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन उस टाइम पीरियड में जाके रोक तो सकते हैं लेकिन उसको सजा नहीं दे सकते, सजा तो सिर्फ और सिर्फ कौन देगी, कोर्ट देगी। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले फिर केस करेंगे कोर्ट में कि भैया हमारे पास सबूत है, हमने रिकॉर्डिंग बना ली है, ये पति इसको रोज़ मारता है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, उठा के जेल में डालो। आएगा नहीं समझ में, ठीक है। तो प्रोसिक्यूशन की पावर नहीं है इन लोगों के पास। इट कैन मियरली मेक रिकमेंडेशंस टू द गवर्नमेंट और रिकमेंड टू द कोर्ट्स टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स बेस्ड ऑन द इंक्वायरी दैट इट कंडक्ट्स। ये सिर्फ क्या कर सकता है, कोर्ट को रिकमेंड कर सकता है कि भैया ऐसा ऐसा हुआ है, हम लोगों ने ये इंक्वायरी करी है, ये रही रिपोर्ट्स, और आप डिसाइड करोगे क्या सजा देनी है इसको, ठीक है। चलो आगे आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कुछ नहीं है, DPSP क्या है। DPSP आर्टिकल नंबर 36 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं हम लोग, जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी गवर्नमेंट को बताता है कि किस तरीके से वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी करना है, ठीक है। तो आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में बताता है, क्या कहते हैं उसको, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताता है, ठीक है। इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना है, आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है हमें इंटरनेशनल पीस के लिए काम करना है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर बनना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्लस क्या वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के बारे में काम करना है, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी करनी है, ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन करना है, लोगों का उद्धार करना है, पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट करना है। तो ये क्या है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 ये डायरेक्शंस दे रही है हमारी गवर्नमेंट को
कि आप लोगों को वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी किस तरीके से करनी है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आज वाली क्लास आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत 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 सारा प्यार। वीडियो कैसे लगी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।